नमस्कार, मैं हूं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की दस्तक। जिस तरीके से कोरोना का वायरस पूरे देश दुनिया में छाया हुआ है, संकट अभी बरकरार है। तो मध्य प्रदेश में लगातार केसेस की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 32 से 33 नए केस निकलकर सामने आए। वाकई चिंता का विषय है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया है, लेकिन सरकार की क्या तैयारियाँ हैं और इसके निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए, इस पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना की 2 भयानक लहरों को झेल चुका पूरा विश्व अब एक बार फिर कोरोना की नई लहर की ओर बढ़ रहा है। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। भारत देश भी इस महामारी के नए वेरिएंट से अछूता नहीं है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। अब तक देश भर में 307 ओमिक्रॉन से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अब तक एक भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में सत्तासीन शिवराज सरकार ने 11 बजे से 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि संभावना है कि जल्द ही एमपी में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ सकते हैं। सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। जब सरकार को जरूरत पड़ती थी, जब आंकड़े बढ़ जाते थे, जब सरकार को सहूलियत दिखती थी तो कोरोना के आंकड़े कम हो जाते थे। हमारी सरकार में हमने कहा कि कोरोना की महामारी बढ़ रही है, जब मुख्यमंत्री कहते थे कोरोना का डरोना बता रही सरकार। इसके बाद आपने देखा क्या हुआ। भर कोरोना में मुख्यमंत्री द्वारा लगातार रैलियां की गई, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और उसकी वजह से मध्य प्रदेश में स्थिति विकराल हुई। आज ओमिक्रॉन ने मध्य प्रदेश पे दस्तक दे दी है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री लगातार सभाएं करते रहे, मुख्यमंत्री लगातार अपनी योजनाओं के प्रसारित करने के लिए रैलियां करते रहे। आज मुख्यमंत्री को पंचायत चुनाव दिखने लगा। केंद्र ने राज्यों को जो 7 निर्देश दिए हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पाबंदियां और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं। दूसरा, कोविड-19 मामलों के नए क्लस्टर्स में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन नोटिफाई कर पाबंदियां लगाई जाएं। तीसरा, संक्रमण दर दोगुनी होने से रोकने पर फोकस करें, साथ ही पॉजिटिव केस के नए क्लस्टर बनने पर फोकस करें। चौथा, तय करें कि कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज 100% योग्य लोगों तक पहुंचे। पांचवा, जिन राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन दर नेशनल एवरेज से कम है वहां डोर टू डोर कैंपेन चलाएं। छठवां, जिन राज्यों में जल्द चुनाव होने हैं उनमें कोविड-19 वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराया जाए। सातवां, संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतें और निगरानी बढ़ाएं। आखिर क्यों खतरनाक है ओमिक्रॉन? आइए जानें। ओमिक्रॉन दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। ये नया वेरिएंट डेल्टा के 100 दिनों के मुकाबले 15 दिन में ही उतना फैल गया। कई बार संक्रमण होने के बाद भी टेस्ट में पकड़ में नहीं आता। ओमिक्रॉन के मरीजों के कारण गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से लगे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। तो देखा आपने जिस तरीके से ओमिक्रॉन वायरस दस्तक दे रहा है, लगातार खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 32 नए मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वाकई चिंता का विषय है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, पहले परिचय करा दें आपका। बीजेपी से हैं डॉक्टर दिव्य गुप्ता जी। दिव्य जी, स्वागत है आपका। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपको भी स्वागत है। दिव्य, शुरुआत आपसे करें, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, प्रोफेशनल आप तरीके का काम देखती भी हैं। तो जिस तरीके से कोरोना वेरिएंट आ रहा है, अब किस रूप में इसको देखती हैं और सरकारी क्या तैयारी है? हृदय जी, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले इस बात को लेकर सबको सचेत करना चाहूंगी कि जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये वायरस का जो सारा कोविड-19 का वायरस है, ये सारा का सारा म्यूटेट होता रहेगा, हो रहा है। वायरस की नियति होती है कि वो म्यूटेट हो, क्योंकि वो सबसे फ्रेजाइल वायरस होता है
और ये वायरस की नियति होती है कि वो म्यूटेट होता रहेगा। दूसरी बात ये कि इसकी जो म्यूटेशन का ये चौथा आया है ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन फैलता है जल्दी, इसका संक्रमण दर ज्यादा है, लेकिन मैं फिर आपसे एक बहुत मैच्योरिटी के साथ एक बात कहना चाहूंगी कि इसकी विरुलेंस कम है, यानी कि मारक क्षमता कम है, इसका फैलाव ज्यादा है। तो पहली बात ये कि हम इस बात को लेके डरे नहीं, इस बात को लेके सचेत रहें, लेकिन डरे नहीं कि फैल रहा है, फैलेगा क्योंकि वायरस है तो वो फैलेगा, लेकिन उसकी मारक क्षमता अब की बार बहुत कम है। ये WHO की गाइडलाइन भी आ चुकी है। लेकिन किन में मारक रहेगा? उनमें जिन्होंने वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं करवाया हुआ है। तो पहली बात तो ये कि जो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है उनके लिए ये घातक हो सकता है। दूसरा, उनके लिए जिन्होंने अंदर ऑलरेडी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई अगर सिचुएशन हो, जैसे कि डायबिटीज या जैसे कोई कैंसर पेशेंट या जैसे कोई और अन्य कोई बीमारियों से रिलेटेड अगर कोई दवाइयां खा रहे हो जिनमें इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयां दी जा रही हो, उन लोगों में इस तरह की तकलीफ होने की संभावना बढ़ सकती है। तो संक्रमण हो सकता है। आनंद ताराजी जुड़े कांग्रेस पार्टी से। आनंद जी, स्वागत है आपका। जी दिव्या जी, कंटिन्यू कीजिए। ब्लूटूथ बंद कर दिया। ओके, अच्छा, तीसरी बात यह है कि हम यदि कोरोना वैक्सीन के बावजूद, ऐसा हो सकता है कि जिनकी वैक्सीन लगी हुई हो उसके बावजूद भी हम पॉजिटिव हो सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि 2 वैक्सीन लगवा ली तो उसके बाद हम कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकते, हो सकते हैं। लेकिन फिर यदि आपके शरीर में एक भी एंटीबॉडी यदि हो तो आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, आप उससे लड़ाई लड़ेंगे, आपका शरीर लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है और उस वायरस को मारने के लिए भी सक्षम है। तो इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि वैक्सीनेशन और अपनी ढाल और तलवार यानी आपकी मास्क और आपका सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक कोविड नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो यदि करा जाएगा तो हम इस लहर में से भी बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। रही बात सरकार की तैयारियों की, तो पहली आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने नाइट कर्फ्यू लगाया है। अब उसमें विपक्ष बहुत हास्यास्पद एक बयान दे रहा है कि नाइट कर्फ्यू में वायरस सिर्फ नाइट में होता है क्या? तो मैं उसका सिर्फ एक जवाब देना चाहूंगी, चूंकि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लोग त्योहार के मूड में रहते हैं और रात के समय इस तरह का एक गतिविधियां होती है, इसलिए उनका जमाव नहीं हो, इसलिए उस संक्रमण नहीं फैले, इसलिए ये रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोविड नॉर्म्स का फॉलो करें। सरकार सचेत है, सजग है, तैयार है, मुस्तैद है, ऑक्सीजन प्लांट सारे तैयार हैं, हॉस्पिटल पूरे के पूरे तैयार है। इस तरह की जितनी गतिविधियां हैं उस गतिविधि पर सारी सरकार नजर बनाए रखे हुए है। हाँ, आना जाना रहेगा, दूसरे प्रदेशों से आना जाना चल रहा है जिसके कारण पॉसिबल है कि संक्रमण के केस बढ़े, लेकिन यदि सरकार सचेत ना हो और अपनी गलतियों से भी ना सीखे तो फिर विपक्ष प्रश्न उठा सकता है, वरना नहीं। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सब लोग अब की बार पूरी पैनी नजर बना के तैयार रह के इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन मनन सब हो रहा है। आनंद जी, क्या लगता है आपको सरकार कितनी सचेत है, जो कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये दस्तक दे चुका है? आनंद ताराजी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है आनंद ताराजी सुन नहीं पा रहे हैं। पंकज जी, ये सवाल आपसे लेंगे। जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है कि तैयारी पूरी है और सतर्क, देखिए हृदय जी, आह्वान भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातों को बताया, अच्छी बात है, लेकिन भाजपा पार्टी के पास इतने, हाँ मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है हृदय जी? हाँ जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, बोलिए आनंद जी, आवाज आ रही है आपकी? न हमारी आवाज, मेरी क्या? जी, कंटिन्यू कीजिए आप। हेलो 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 जी आनंद जी, कंटिन्यू कीजिए, आप सुन पा रहे हैं आपको? आवाज आ रही है हृदय? हेलो जी, आ रही है, बोलिए आप, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, क्या है बस आवाज आ रही? हेलो, भाई सरकार अगर कोई बात बोलती है तो उसको खुद पालन करना चाहिए। हाँ, सरकार अगर कोई बात बोलती है तो उसे
सरकार अगर कोई बात बोलती तो उसको पैसे पे करने चाहिए। हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी भीड़ के साथ दोपहर में दिख रहे हैं, हमको उन्होंने ना दिया। भाई सबसे पहले हमको अपना आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा। ओमिक्रॉन निश्चय खतरनाक फैल रहा है, लेकिन इस पर कितना कंट्रोल हो के गर्त में, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट देखा था, इसके पहले जो देखा, जो दूसरे में किस तरह से हमारे लाखों लोग मारे गए और सरकार किस तरह से फेल्यूर हुई इस मामले में, ये भी देखा। आज भी सरकार की तैयारी नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी है। ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने चेक किया 15 दिन पहले, आप लोगों ने ही बताया कि कहीं चालू है, कहीं बंद है, कहीं कुछ कमी है। जो इन्होंने की है, जितनी बातें की, सब धरातल पे शून्य है। लेकिन इसके बाद भी मेरा कहना यह है, यदि सरकार है जो गांधी जी की नीति दी कि पहले खुद पालन करो फिर दूसरों को पालन करवाओ, तो सरकार को पहले उस लाइन पे चल, सरकार को अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हम बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, हम बहुत भीड़ लगा के घंटे पहले बातें कर रहे हैं, लोगों के बैठे हैं, और 4 घंटे बाद हम घोषणा कर रहे हैं कि नाइट दिया। तो जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता समझदार हमें, सबसे पहले हमें उसका पालन, लाइन ऑर्डर मेंटेन पहले खुद करो, फिर जनता को सिखाओ। ये सबसे बड़ी फेल्यूर है सरकार का, इस सरकार का। क्योंकि मैंने देखा है कि देखिए, हम भी राजनीति, अगर सबसे पहले आंदोलनों पे बड़े बड़े विपक्ष को आए थे दबा, ये पहले अपने आप को कंट्रोल करें, इसके बाद कहीं हम धार्मिक आयोजन लगाते थे, मंदिर प्रतिबंध लगाते हैं, विपक्ष छोटा सा तो उस पर प्रतिबंध लगा, हम बड़े लेंगे, बड़ी रैली निकाल लेंगे, तो हमें सब खून माफ है। इन चीजों हम जनता को आवश्यक जैसा है माध्यम से सपना चाहिए, सरकार देखकर रहे, मास्क लगाएं, हम सैनिटाइजर का उपयोग करें, हम थोड़ी दूरियां बनाएं, जरूरी हो तब हम कहीं जाएं, जल से जुलूस से थोड़े दूर रहें, आवश्यकता हो तो हम कहीं जाएं। ये हमें सबसे पहले आम जनता को इसका पालन करना चाहिए। सरकार है, लेकिन ये सरकार जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, ये निश्चित रूप से बहुत सोचनीय है। समय में तो इनको इन सब चीजों का जवाब मिलेगा, लेकिन आज सजगता है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है उससे हमें सजगता की जरूरत है। हाँ पंकज जी, आनंद जी ने बात तो ठीक कही है कि सरकार उम्मीद करती है जनता फॉलो करे, जनता के लिए नियम कायदे होते हैं, पर सरकार खुद बड़े बड़े आयोजन करती है, बड़े बड़े रैलियाँ निकालती है, सभाएं करती है, तो जनता में आखिर मैसेज कैसे अच्छा जाएगा? देखिए जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि आपको जैसे ओमिक्रॉन आया, जैसे इस तरह के बहरे अभी तो आप मान के चलिए कि कोविड से भी छुटकारा देश को या दुनिया को नहीं मिलने वाला। हम बार बार ये नए नए रूप में आएगा, लोगों को डराता रहेगा, लोगों को उसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब जो दूसरी बात अनंत तारानी जी ने कही, बिल्कुल ठीक कही कि सरकार ही अपने जो नियम बनाती है सबसे पहले उनकी धज्जियां उड़ाती है, जिनका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन सरकार के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, कई सारे बड़े, देखिए पंचायत चुनाव है, अगर यूपी की बात करें तो विधानसभा भी अभी है, चुनाव है, जहां शिवराज जी भी जाएंगे प्रचार करने, निश्चित तौर पे जाएंगे। तो जब चुनावी माहौल में अब कितना सरकार लगाएगी, ये तो सरकार के लिए खुद एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, इसकी ये तो डॉक्टर लगातार समझाइश दे ही रहे हैं, सरकारें बता रही हैं कि क्या बचाव करना है, कैसे रहना है, कैसे सुरक्षित रहना है, वैक्सीनेशन कैसा हो। लेकिन अब जब आपने जैसे नाइट कर्फ्यू लगा दिया, जनता की समस्या ये है कि आपने आज लगा दिया, लेकिन जैसे जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, व्यापार जैसे 31 तारीख का बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम था, 25 तारीख के प्रोग्राम थे, कम से कम उनकी बुकिंग हो चुकी थी, लोग पैसा दे चुके थे, जमा कर चुके थे। तो सरकार को थोड़ा सा समय देना चाहिए था ये बताने से पहले कि हम नाइट कर्फ्यू 3 दिन बाद लगाएंगे, 2 दिन बाद लगाएंगे। ठीक है, परिस्थितियां होती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा विस्फोटक परिस्थिति होती है, तो सरकार के पास समय नहीं होता कि इतनी सारी प्लानिंग कर पाए। लेकिन जब हमारे पास अभी समय है तो हमको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर पहले से अपने व्यापारियों को, जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनको थोड़ा सा बताना चाहिए कि वो एक मेंटल तौर पर तैयार रहें कि आने वाली स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं। और उसके लिए सरकार को सबसे पहला अपना उदाहरण पेश करना होगा। अभी भी आप कह रहे हो नाइट कर्फ्यू है, लेकिन सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक चल रही है, अब वो कितनी रात तक चलेगी, कितनी भीड़ है, ये भी एक बात। लेकिन लोगों में आप समझाइश दे के ही रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले हमारी परिस्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इससे फ़ायदा होगा। हम अब पहले जैसे, एक तो हम अनजाने नहीं हैं,
बीमारी जानी पहचानी हो गई है, लोग इसके लिए यूज्ड टू हो चुके हैं। तो अब सरकार के लिए भी आसान है, आज ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, पहले जैसी मारामारी ऑक्सीजन की शायद ही देखने को मिले। अच्छा, जो ये संक्रामक भले हुई हो नया वेरिएंट, लेकिन चूंकि जान का खतरा कम है तो कहीं ना कहीं सरकारों को थोड़ी सी राहत की सांस मिल सकती है कि कम से कम हमें जान तो कम से कम सुरक्षित रहेंगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि इसी कोविड के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी और धीरे धीरे इस वेरिएंट के रूप बदलते रहेंगे। हाँ दिव्या जी, एक सवाल तो आपसे यही था कि सरकार जनता से तो अपेक्षा करती है जनता नियम का पालन करेगी, नियम को फॉलो करेगी, लेकिन जब जनप्रतिनिधि हैं या आप सीएम साहब हैं, जो भी लोग हैं, वो खुद इकट्ठी करते हैं भीड़ और तमाम तरह के कार्यक्रम करते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम से क्या मैसेज जाएगा? पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल अब बाद में लूंगा आपसे, इसका जवाब दीजिए पहले आप। हृदय जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगी कि माननीय पंकज जी ने जो उठाया प्रश्न या आनंद जी जो बात कर रहे हैं, वो दो चीजों में बहुत एक अगर कहना चाहिए कि आपने जो बोला कि सरकार इस तरह के कदम क्यों नहीं उठा रही, तो वेरिएशन अभी आया है, ओमिक्रॉन ने अभी दस्तक दी है, सरकार इसके बारे में सचेत सजग है। तो पंकज जी, पूरी विनम्रता के साथ जो बैठक चल रही है, उस बैठक का भी यही उद्देश्य और यही मद है कि क्या पंचायत चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच में हमको जाना चाहिए चुनाव के लिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये एक दलगत बात है जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है, और आप जहां तक देखते हैं सब तरफ इस बात का मैसेज हर समय जाता है कि सब अपना मास्क पहने। सारे के सारे मंत्रीगण वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनाइज हो चुके हैं, इस बारे में भी सबकी चिंता है। तो जो काम है वो काम तो होने पड़ेंगे, उस कामों को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन क्या सभाएं करनी है या नहीं करनी है, तो यही तो चुनाव का विषय है, यही तो उस बैठक का विषय है कि क्या हम चुनाव में जाएं जबकि हम दस्तक दे रही है थर्ड वेव, और हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या किस तरह का मैसेज जाना चाहिए। तो पहले तो ये बात है। दूसरी बात जो आनंद जी ने उठाई थी कि इमेच्योर सरकार है और सरकार ने इस तरह के पहले खुद तो पालन करें, तो सर सबसे पहले आपसे निवेदन ये है कि कोरोना की जो धज्जियां थी या प्रोटोकॉल की जो धज्जियां थी, सबसे पहले तो कांग्रेस ने उखाड़ी थी। आपने जब लॉकडाउन लगाया तो आपके जो बहुत महान नेता है आपके सेंटर में बैठे हुए सो कॉल्ड युवा नेता, उन्होंने ये कहा कि जी लॉकडाउन की क्या आवश्यकता है, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। तब उन्होंने लॉकडाउन का मजाक उड़ाया, वैक्सीन का इतना पुरजोर मजाक उड़ाया कि आपको पता है कि राजस्थान में वैक्सीन को नालों में फेंका गया, गड्ढों में गाड़ा गया। तो आप लोगों ने कोरोना का मजाक बना के रखा। आप उंगली उठाकर ये प्रश्न करने वाले तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 उंगलियां तो आपकी तरफ उठ रही है कि आपने कोरोना का किस तरह से मजाक उड़ाया और किस तरह से आप लोगों ने डील करा पूरी इमेच्योरिटी के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग सबसे पहले मैच्योर हो जाइए, कोरोना को इतने हल्के पतले में मत लीजिए। और जो सेकंड वेव आई थी, वो सेकंड वेव मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, पूर्व नियोजित सुनियोजित सेकंड वेव थी जिसपे फाइजर का बहुत बड़ा हाथ था। वो एक अलग विषय है, उस बारे में हम चर्चा अलग ढंग से करेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो थर्ड वेव है, उस थर्ड वेव के लिए भ्रामक जानकारियां, भ्रांतियां न फैलाएं, क्योंकि ये थर्ड वेव जो आने वाली है या आ सकती है, जैसा कि WHO की गाइडलाइंस आई हैं कि जनवरी के सेकंड वीक तक पीक आएगी। लेकिन अगर ये पीक आती भी है तो इसके लिए क्या हम लोग सब तैयार हैं? क्या हमारी भी उतनी जवाबदारियां हैं? हाँ, होनी चाहिए, और हम जवाबदार हैं, हम तैयार हैं। दिव्या जी, अगला सवाल मेरा यह था, चूंकि आप डॉक्टर्स भी आप अच्छे से समझती हैं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज का एक बड़ा एक रोल रहता है इन तमाम चीज़ों में कि बच्चों की वैक्सीन अभी लगी नहीं है, तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो वैक्सीन लगाने के लिए सरकार दबाव बनाती हैं कि वैक्सीन कम से कम सरकार खरीदे, बच्चों को लगे। तो इसका कितना रोल मानती हैं आप इसमें? हृदय जी, मैं बहुत पूरी की पूरी मेच्योरिटी के साथ, मेरा एक आर्टिकल भी छपा था, मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा था इस चीज को लेकर कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक बहुत बड़ा रैकेट है, इंटरनेशनल रैकेट, जो हम पर दबाव बनाती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर कि हम उनकी वैक्सीन खरीदें, हम घुटने टेके। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपनी 2 वैक्सीन बना ली थी और हम उनके दबाव में नहीं आ रहे थे, इसलिए बहुत सारा एक पूरा का पूरा तंत्र खेला गया, जिस तंत्र में उन्होंने हम पर मजबूरी लगाने की भरपूर भरसक कोशिश करी कि हम उनकी वैक्सीन खरीदें। और अभी भी जो बूस्टर डोज के बारे में सारी की सारी ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा है, वो भी इसी चीज का है। मेरे पास सारे डेटा है, मैं पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ इस बात को लेकर आपके समक्ष हूँ कि ये सारा का सारा एक इंटरनेशनल रैकेट है जिसके बारे में हम पूरी तरह से तैयार है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर मैं आपको बात कहूं तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सारा का सारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती, जो डिफेंस कंपनियां होती है,
ये 2 मेजर कंपनीज होती हैं जो फंड करती हैं। तो आप इमेजिन करिए जिनके बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अगर आपके स्टेक पर हो, और ये मैं फिर पूरे प्रमाण के साथ कह रही हूँ, मेरे पास पूरा डेटा है कि कितनी फंडिंग किसको कितने समय गई, आप कहेंगे तो मैं पूरा आपको बता सकूंगी। तो ये बहुत बड़ा एक तंत्र है जिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, जो इस तरह से खेल खेलती है ओनली फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो हमको इन चीजों को लेके थोड़ा सा सजग सचेत रहना पड़ेगा कि हम इनके गेम में ना आए और पूरी की पूरी जानकारी के साथ हम आगे चलें। तो क्या ये माना जाए कि जो ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जो माहौल बन रहा है, इस तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपनियों का हाथ भी इसमें हो सकता है क्या? मैं फिर बोल रही हूँ आपको कि सेकेंड वेव में भी था और थर्ड वेव में भी ये भय बनाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। और जो अभी जो सारा अमेरिका में और सब तरफ अफ्रीका में 2 जगह जो सारा का सारा ओमिक्रॉन का बढ़ाव हुआ है, उसमें बहुत बड़ा हाथ इस बात का भी है कि जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे, जो कंजर्वेटिव वाइट्स थे, कंजर्वेटिव वाइट्स ने वैक्सीन लगाने से मना करा और वो वैक्सीन आज भी नहीं लगवा रहे हैं। और उसके कारण जो कैरियर्स फैलते हैं सब तरफ, वो कैरियर्स के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत जल्दी, जैसा कि पंकज जी ने कहा है कि बहुत जल्दी इसके बहुत वेरिएशंस आते चले जाएंगे और हमको इससे जीने की आदत हो जाएगी। फिर अल्टीमेटली एक इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ये भी एक वायरस हो जाएगा जिसके साथ हम जीना सीख लेंगे। अभी भी इंग्लैंड में जितने केसेस हैं वो कोरोना पॉजिटिव तो हुए हैं, लेकिन वो एसिम्टोमेटिक है, मतलब उनमें कोई सिम्टम नहीं है और वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक नया रिसर्च का विषय है। ठीक बात है। अनंत आनंद जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, सरकार भी इसमें है, WHO है और उनके हेल्थ मिनिस्टर्स के जो मंत्रालय सचिव हैं वो खुद इस बात को कहते हैं कि ओमिक्रॉन वायरस जो है तेजी से फैलता है और खतरनाक भी है? खतरनाक नहीं है। आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है अनंत आनंद जी सुन नहीं पा रहे। जी दिव्या जी, खतरनाक वायरस नहीं, खतरनाक कैसे नहीं, यार को इसकी पहचान कैसे की जाए? देखिए, अभी भी जितने सारे केसेस वर्ल्ड ओवर जितने मिले हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि उसमें सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। एक माइनर सर्दी जुकाम बुखार है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनमें ये घातक या मारक हो सकता है। लेकिन आम जिनमें वैक्सीनेशन हो चुका है या जिनको पहले भी कोरोना हो चुका है, उनमें ये घातक और मारक नहीं होगा। इस बात के लिए मैं पूरी सजगता से, मेच्योरिटी से मैं आपके समक्ष ये बात करना चाह रही हूँ। दिव्या जी, आप चूंकि एक गायनोलॉजिस्ट भी हैं, तो बच्चों पर इसका कितना असर, जो बच्चे अभी वैक्सीनेशन से बचे हुए, उनको वैक्सीन लगी नहीं है, तो उन पर कितना खतरनाक हो सकता है ये? हृदय जी, ऐसा है कि हमारी जो WHO की गाइडलाइंस से वैक्सीनेशन ऑलरेडी बच्चों को होती है, जो आजकल 10 साल की उम्र तक एक वैक्सीनेशन शेड्यूल हमको दिया जाता है फॉलो करने के लिए, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वैक्सीन जो लगती हैं बच्चों को, वो उनके अंदर इम्यूनिटी इस तरह की पैदा करती है कि उनमें जो वायरस है, उस वायरस के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली लड़ने की क्षमता आ चुकी होती है। इसलिए बच्चों में बहुत घातक और मारक नहीं है, इसलिए बच्चे इससे सुरक्षित है। हालांकि फिर भी हम इसके ट्रायल्स कर रहे हैं, जिस ट्रायल्स पे हमको पता चलेगा कि बच्चों पे ये वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। और बूस्टर का भी यही हाल है कि क्या हमें बूस्टर की आवश्यकता है। यदि मेरी शरीर में एक भी एंटीबॉडी अगर है तो मुझे बूस्टर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इस चीजों को जल्दबाजी ना करें इस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में। इसकी पूरी एक रिसर्च है, हमारे पास समय है इसका रिसर्च करने का, और तब हम जाके इस बारे में चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है। पंकज जी, सरकार भी अलर्ट है, सब तो अलर्ट है, लेकिन क्या कमियां आपको लगती है कि सरकार को और करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मेले हैं, बड़े आयोजन हैं, ये तमाम चीज़ अभी भी लगातार जारी हैं और भीड़ हो रही है। अजय जी, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं दिग्विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये ये माफिया हैं, ये खासकर ड्रग्स के जो माफिया इंटरनेशनल लेवल पे, ये इतना बड़ा रैकेट है कि ये मतलब आप जब इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे अपन, तो पता चलता है कि ये जो है ना, जो रिसर्च पेपर हैं उनको तक बदलने की क्षमता रखते हैं। तो ये बिल्कुल सही, इतना बड़ा रैकेट है ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कि ये आपकी दवाइयों का जो रिसर्च पेपर है वो बदल देते हैं, डायरेक्टेड की सारी अंदर की लाइनें बदल देते हैं। तो जो पैरामीटर्स है ना, ये बदलने में कामयाब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये पूरे दुनिया को मरीज बनाने का एक मिशन चल रहा है, ये पूरी दुनिया के लोगों को मरीज बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। एक और बात तो बार बार निकल सामने आती है कि ये हो सकता है कि ये एक इंटरनेशनल षड्यंत्र हो कि जैविक युद्ध की तरफ देश को लेके जाने का एक षड्यंत्र हो सकता है ये।
देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, ये तो देखिए अभी बहुत सारी गोपनीय चीज़ें होती हैं, वो सरकार के स्तर पे होती हैं, उनके तक ही आती हैं, वही इस बात को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आम आदमी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत खुलासे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया में चूंकि हम लोग पहले होते आए हैं, उनके आधार पर हम लोग बात करते हैं। चूँकि अनुभव ऐसे हैं पुराने कि ये बिल्कुल सही है कि ये पहले भी ऐसा होता रहा है। अपनी जैसे आप देखिए टेमी फ्लू की दवाई थी, पूरी दुनिया में सिर्फ उसने पूरी दुनिया भर में दवा बेच दी है। तो इनके इतना बड़ा नेक्सस है, पैसा कमाने के लिए निश्चित तौर पर ये लोग बहुत बड़े बड़े खेल खेलते हैं। तो खतरे तो हैं, देखिए वायरस है, खतरे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सजगता भी रखने जरूरी, कि अगर लगता हो सकता है तो ही हमको इसको ज़्यादा मुझे लगता है कि उसको महत्व देना चाहिए। वरना इन माफिया मतलब ये ड्रग्स रैकेट है, इनसे बचने की कोशिश सरकारों को भी करना चाहिए और लोगों को भी जागरूक बनाना चाहिए। जितनी आवश्यकता इस समय सरकार की अहम जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करे, और कितनी आवश्यकता है उतनी ही एडवाइजरी जारी करे जहां आम आदमी का जिसमें हित होता हो और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। हाँ दिव्या जी, जल्दी बात रही, समय का अभाव है। मैं बिल्कुल इस चीज को लेके मैं तो खुद क्योंकि डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये सारा का सारा किस तरह से तंत्र चलता है। और जैसा कि पंकज जी ने भी कहा कि ड्रग्स से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पे भी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। मैं आपको एक दवाई का एग्जांपल देती हूँ। एक निमोसोलाइड नाम की एक मेडिसिन है जो नॉर्वे ने बनाई थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, और वो निमोसोलाइड यानी नाइस नाम की दवाई शायद आप लोगों ने कभी सुनी भी होगी। हाँ। और उस दवाई को रिलेटेड आपने जितने रिसर्च पेपर, इतनी मैजिकल ड्रग थी वो, और क्योंकि उसमें बहुत सारी, क्योंकि अमेरिका ने नहीं बनाई थी वो, तो इसलिए सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अमेरिका की पीछे पड़ गई उसके, और प्रूव करवाया गया बार बार हर सेमिनार में बोल बोल के कि इससे खराब कोई दवाई नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा तंत्र है। मेरे पास ऐसे अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स हैं दवाइयों को लेकर, जो ये बहुत बड़ा एक गेम होता है जिसका फार्मास्यूटिकल कंपनीज अनाप शनाप पैसा देती हैं डॉक्टर्स के साथ, सेमिनार्स के साथ, सबके साथ, कि हमारी ड्रग को स्थापित करा जाए और उस ड्रग को ये करा जाए। तो ये बहुत बड़ा तंत्र है। आप और हम बहुत छोटे हैं इस बारे में। और आपको याद होगा एक बार बहुत पहले सूरत में प्लेग हुआ था, और उस प्लेग कहाँ से आया था, किस तरह से आया था, उसके क्या था, दैट वाज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ अ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट में ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब बात यह है कि अब थोड़ा समय बदल गया, अब हम सचेत हैं, सजग हैं, और फाइजर ने भरपूर कोशिश करी हमको दबाने की, लेकिन इस बार हमने 1 महीने का जरूर उनको रेजिस्टेंस दिया, पर हम कामयाब रहे और हमने अपनी 2 वैक्सीन को स्थापित कर पाया। ये बहुत बड़ी विजय थी, और इस विजय के लिए हम लोग, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हमने करोड़ों 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 रुपए बचाए देश के, क्योंकि हमको फाइजर की वैक्सीन नहीं खरीदनी थी। अगर हम फाइजर से वैक्सीन खरीदते तो अनेकों के करोड़ों रुपए का हमको उनको जो खामियाजा देना पड़ता, उससे हम बहुत बुरी तरह से बच गए हैं। ये बहुत बड़ी विजय है जिसको हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ दिव्या जी, पंकज जी, समय का अभाव है। आप दोनों बहनों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, चर्चा में जुड़े आप, और अच्छी जानकारी भी आपने दिव्या जी दी इस पूरे चर्चा में। थैंक यू। तो देखिए, जिस तरीके से ओमिक्रॉन का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है, तो फार्मा इंडस्ट्री का एक अपना एक पूरा दबाव होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। देखिए, दबाव के कारण भी हमें ऐसा नहीं है कि लापरवाही बरतना है, लापरवाही नहीं बरतें, सतर्क रहें, सजग रहें। और खबर भारत भी आपसे अपील करता है कि इस तरह किसी भी प्रकार का संक्रमण से बचने के लिए तरीका वही कि आप जितना सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, आप उतना बच सकते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, दबाव बनाती हैं, चीज़ें करती हैं, प्रमोशन का भी खेल इसमें बड़ा इस तरह पर होता है। पर हमें उन तमाम अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ सतर्कता, सहजता के साथ रहना है, ताकि हम ऐसे कोविड काल के खतरे से भी बच सकें, इनको खतरे को टाल सकें। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।